हेलो दोस्तों, मेरा चैनल राहुल विद कंटेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी हम लोग करने वाले हैं मैथ की प्रैक्टिस। तो क्या आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं कभी मैथ में? क्या आप भी उन सारे ही क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं जो आप भली भांति पहले ही भी उसे जानते हैं? आप अगर इस तरह के जानदार, शानदार और धमाकेदार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। दोस्तों, बोलते हैं ना कि कौन कहता है कि सफलता लक से मिलती है? कि कौन कहता है कि सफलता लक से मिलती है? अगर मेहनत में आग हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो आपको दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों टाइम एंड वर्क का, ठीक है? क्या बोलता है क्वेश्चन? ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, ठीक है, बी और सी एक साथ 12 दिन में करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ए और बी किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। और बी प्लस सी भाई उसी काम को करता है 12 दिन में। और उसी काम को सी प्लस ए दोस्तों करता है कितना दिन में? 15 दिन में। ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसका टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम कर देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 60, ठीक है। 15 से 60 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ये 5 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा। इसका मतलब हुआ दोस्तों ए और बी दोनों का संयुक्त एफिशिएंसी कार्य क्षमता 6 है, ठीक है। और बी और सी का संयुक्त कार्य क्षमता कितना है? 5 है। और सी और ए का 4 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो टोटल कार्य में से उसकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। तो 6 5 11, 11 4 15, यानी कि 4 दिन में करेंगे, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी अगर मिलकर कार्य करेंगे तो 4 दिन में काम खत्म होगा। हमें क्या निकालना है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो हम ए अकेला कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए प्लस बी को माइनस कर देंगे तो मेरा ए निकल जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी मिलकर कितना दिनों में कार्य कर रहे हैं? तो 4 दिन में। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? बस आप इस 4 का दोगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। हमें निकालना है कि ए काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी के दिनों की संख्या को माइनस कर देंगे तो ए कितना दिन में काम करता है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो बी प्लस सी कितना दिन में दोस्तों कर रहा है? तो 12 दिन में कर रहा है। अब हम ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 24, 12 दूने 24, 8 तिया 24, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो कार्य क्षमता है कितना? 3। और बी प्लस सी ये दोनों का कार्य क्षमता है 2। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी के कार्य क्षमता में से बी प्लस सी की कार्य क्षमता को माइनस कर देंगे तो मेरा ए की कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो ए का कार्य क्षमता दोस्तों कितना आ जाएगा? ए प्लस सी का 3 है, बी प्लस सी का 2 है, यानी कि 3 माइनस 2 हो जाएगा। यानी 24/1 इक्वल टू 24 दिन में कर सकेगा कार्य पूरा को कौन? ए। ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे मुश्किल क्वेश्चनों का इस तरह से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिर्फ आप दोस्तों सेशन में बने रहें। हम लोग वैसे वैसे प्रश्नों का बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो मुझे पहले से आती हो और बहुत ही इजी हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियों को खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ में बेचता है। तो फिर पूछता है दोस्तों कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए, कोई एक आदमी है जो कोई निर्माता से 37,500 रुपये में क्या करता है दोस्तों? 25 कुर्सी को खरीदता है और ये 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेचता है। यानी कि जो जो जितना दाम में हम खरीदे 25 कुर्सी, उतना ही दाम में अगर हम 20 कुर्सी को बेच देंगे तभी ना मेरा 25 कुर्सी के बराबर लाभ होगा। यानी कि मतलब ये 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। यानी कि क्या करेंगे? इसी 37,500 में बेच देंगे हम कितने कुर्सियों को? 20 कुर्सियों को बेच देंगे।
ठीक है। तो मेरा दोस्तों निकल जाएगा 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ निकल जाएगा। कितना होगा? तो 3750/2 इक्वल टू 1875 रुपया हो जाएगा। ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको भी एग्जाम में यही अप्रोच को अपनाना है, ना कि आपको एक्स वाई से मान कर बताना है। ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है एसआई से। रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। ठीक है। कितना? 8% वार्षिक है। आर इक्वल टू कितना हो गया? 8% हो गया। ईयरली है। ठीक है। और 5 वर्ष के बाद लिया। टी बराबर कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो इंटरेस्ट देता है कितना? 6400 रुपये देता है। ब्याज कितना दे रहा है? तो 6400 रुपया। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? टोटल इंटरेस्ट निकालने का, अगर एक साल में 8% हो रहा है तो 5 साल में कितना होगा? तो 8×5 = 40% हो जाएगा। यही दोस्तों 40% का वैल्यू दे दिया हुआ है 6400। पूछ रहा है कि उसका लिया गया उधार पैसा कितना था। तो कितना होता है दोस्तों? 100% कोई भी। तो 6400 इंटू 100 में कितना आ जाएगा? 40। यानी कि अगर 6400 40% है तो 100% कितना होगा? तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। 4 से कितना बार में कटेगा? 1600 बार में। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1600 इंटू 10 इक्वल टू 16,000 रुपया उधार लिया था। कौन सा ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन संख्या बी में। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज अगर आपको मेरा इस सेशन से कुछ नहीं सीखने को मिलेगा तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन सारे के सारे इजी है, फालतू है और नॉन रिलेवेंट है, जो एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा अगर मैंने कोई क्वेश्चन को डाला तो। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। ठीक है। टोटल कितना है? टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है भाई? 60 है। इसमें से बॉयज कितना है? 60% यानी तो 60 का 60% कितना होगा? 36 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोलता है? और शेष लड़कियां हैं। तो लड़कियां मेरा कितनी हो गई दोस्तों? अगर टोटल 60 है, 60 में से 36 अगर लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 - 36 इक्वल टू 24। इस 24 में से 25% जो लड़कियां हैं स्कूल जो जाती है वो साइकिल से जाती है। यानी 24 का 25%, मैं इसे मार्कर चेंज करके लिख देता हूँ। 24 का 25% जो लड़कियां हैं जाती क्या चीज से? तो साइकिल से जाती है, बाई साइकिल से। ठीक है। अब इसे निकाल दीजिए। 25 चौक 100, 4 छक 24, यानी कि 6 लड़कियां जो जाती है दोस्तों साइकिल से। तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो साइकिल से नहीं जाती है? तो टोटल 24 में से 6 को माइनस कर देंगे, यानी टोटल 18 ऐसी लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन से मैंने लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और दमदार शानदार जानदार क्वेश्चन है। ठीक है। मैं अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। क्या बोलता है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा इसका जो विकर्ण की लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर हो। देख लीजिए, अगर ए मान के चलिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है। और प्रत्येक भुजा दोस्तों कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ए भी 10, ए भी 10 और ए भी 10। इसके दोस्तों 2 विकर्ण होंगे। ठीक है। 2 विकर्ण होंगे। ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। यानी कि अगर समचतुर्भुज का 2 विकर्ण जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा आप दोस्तों ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। और ये जो दोनों जो अगर एक दोनों जो विकर्ण है दोस्तों, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वो एक दूसरे को बराबर भागों में भी विभाजित करते हैं। ठीक है।
मान के चलिए दोस्तों, अगर एक कोई भी आप विकर्ण को पकड़ लीजिए, अगर उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया है तो यानी ए इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका भी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ए वाला विकर्ण को लेंगे तो इसकी भी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी भी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। अब दोस्तों मुझे निकालना है सिर्फ ए भुजा। अगर मेरा ए निकल जाएगा तो इतना तो मुझे ए भी निकालना आसानी हो जाएगा। अब देखिए ये दोस्तों बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपने राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3 4 5। अगर हम इसका दो गुना कर देते हैं कितना आ जाएगा भाई, 6 8 10। ठीक है, ये वाला मेरा क्या हो गया, कर्ण। ये अगर लंब है तो ये क्या मेरा हो गया, आधार, और ये हो गया लंब। ठीक है, अब देखिए इसका आधार कितना दोस्तों दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। कर्ण कितना दिया, 10। तो इसकी जो लंब हो जाएगी कितनी, 6 हो जाएगी। अगर ए भुजा 6 है तो ए भी मेरा कितना हो जाएगा, 6। इससे मेरा दोस्तों ज्ञात हो गया कि समचतुर्भुज की अगर एक विकर्ण, मैं इसे लिख देता हूँ विकर्ण को D1। ठीक है, अगर कितना है दोस्तों 16 सेंटीमीटर है तो D2 मेरा कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दोस्तों समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो 1/2 इंटू D1 कितना है 16 और D2 कितना है दोस्तों 12। 2 छके 12 और दोस्तों 16 छके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपसे दोस्तों इस क्वेश्चन से आपका एक तो समचतुर्भुज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई याद कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन की लेंथ को देकर आप इस चीज को आप डिसाइड मत कीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ क्वेश्चन इजी है अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा होगा तो। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वही हो गया समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। देखिए हम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी दोस्तों दो भुजा बराबर हो। मान के चलिए अगर ए वाला दोस्तों x है तो भी x हो जाएगा। हम इसे h मान लेते हैं क्योंकि हमें h को निकालना ही, यानी हमें कर्ण की लंबाई को निकालना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर हम इसका फार्मूला से निकालते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका दोस्तों एरिया का फार्मूला होता है 1/2 गुना बी गुना एच। एरिया दोस्तों कितना दिया हुआ है, 81 सेंटीमीटर दिया हुआ, इक्वल टू 1/2, और बी मेरा कितना है x, और एच भी दोस्तों कितना है x, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पाइएगा 81 दूना 162, यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 162। अगर हम डायरेक्टली x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 9 81 दूना 162, यानी कि 9√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरा x का वैल्यू निकल गया। मुझे क्या निकालना है, इसका हाइपोटेन्यूस निकालना है, यानी कि मुझे इसका कर्ण निकालना है। दोस्तों कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा, h स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर डायरेक्टली हम सिर्फ h निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, √2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर जल जाएगा बराबर के वो साइड, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब h बराबर दोस्तों क्या हुआ, देखिए यहाँ पे x 2 है, अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो मेरा एक x रूट से बाहर निकलेगा और जो ये 2 है वो रूट में ही रह जाएगा, यानी कि h का वैल्यू क्या आ गया, x√2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है, 9√2, मैंने इसे पहले ही निकाल रखा है, यानी कि h बराबर क्या आ जाएगा, 9√2 इंटू √2। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 9, और √2 इंटू √2 बराबर √2 हो जाएगा, इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा आपको कौन सा संख्या विकल्प में दिख रहा है, तो विकल्प ए में दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, आपको इसी चीज को एग्जाम में फास्ट करना है, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको पहले बताया कि बस आप मेरे सेशन में आप बने रहें, आप एक से एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे
और आपकी डाउट भी दूर होगी, और जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में लगाया है कि दूसरों से बिल्कुल हट के होगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैंने बोट एंड स्ट्रीम से लिया है। ठीक है, क्या बोलता है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में। तो दोस्तों मैं पहले क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ, ठीक है, और इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल, मान के चलो कि अगर धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की विपरीत में चाल मान के चलो कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि धारा की गति कितनी है, तो दोस्तों धारा की गति निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, और अगर बोला जाए कि शांत जल में चाल, शांत जल की चाल, शांत जल की चाल क्या है, तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा कर देना है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आप मान के चलिए आपको दे देगा ये धारा की गति, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर दे देगा कि धारा की गति वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल में चाल, शांत जल में चाल मान के चलिए दे दिया अगर कि y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको पूछ दिया जाए कि धारा की दिशा में चाल क्या होगा, तो धारा की दिशा में चाल ओनली x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और धारा के दोस्तों विपरीत, विपरीत में चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपके पास इफेक्ट नहीं है तो आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है। ठीक है, धारा की दिशा में क्या, धारा की दिशा में चाल 2 घंटे में 16 किलोमीटर, हमें निकालना है इसका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 16 बटा 2 कर देंगे, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करती है, यानी कि क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत चाल दोस्तों समान समय में आधी ही दूरी तय कर पाती, आधी दूरी मतलब 16 की जगह 8, और दोस्तों समय पूरे के पूरे 2 घंटा ले रहा है, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो क्या पूछ रहा है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया, तो धारा की गति का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि धारा की गति बोले तो धारा की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल माइनस, यानी कि इसका अंतर, माइनस का मतलब अंतर, धारा की विपरीत दिशा में चाल बट्टे में 2, यानी कि 8 माइनस 4 बट्टे 2 इक्वल टू 4 बट्टे 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं पे पूछता कि शांत जल में चाल कितनी होगी, तो 8 प्लस 4 बटा 2 यानी कि 12 बटा 2 अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या चीज का, 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकेंड, 42 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि ए बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है, तो यह पुनः कितने समय के बाद एक साथ बदलेंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। कितना है दोस्तों, 35, 42 और 90 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये दोस्तों सेकंड में 5 सत्ते 35, 42, 5 18 90। ठीक है, अब इसे 7 से कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 छक 42, 18 का 18 हो जाएगा। 3 से अगर हम इसे करते हैं तो 3
तीन दूना 6, तीन छः 18। अब इसे दोस्तों 2 से कर देते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 5 से 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210 और 210 तिया 630। अर्थात दोस्तों 630 सेकंड के बाद ये बत्तियां सारी पुनः एक बार ही बदलेगी, ना कि भिन्न भिन्न करके। अब इससे हम 630 सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखिए 600 प्लस 30 सेकंड लिख सकते हैं। इस दोस्तों 600 में से 60 में अगर भाग दे देंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा और इधर 30 सेकंड ही रहेगा। अर्थात 10 मिनट 30 सेकंड के बाद ये सारी बत्तियां एक साथ पुनः बदलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दो संख्याओं का योग 72 है और उनका जो एचसीएफ है और एलसीएम, एचसीएफ दोस्तों कितना? 2 और एलसीएम 102 है। देखिए मान के चलिए कि दो संख्या a प्लस बी है, इनका योग दिया हुआ कितना? 72 दिया हुआ है। दोस्तों कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है उसके एचसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में क्या दे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 72 दे दिया हुआ है, ठीक है। और इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ दोस्तों? 2 और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 102। तो ए और बी का गुणनफल दोस्तों कितना हो जाएगा? 102 दूनी 204, ए गुना बी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों पूछ रहा है कि तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। एक मिनट दोस्तों आप रुकिएगा। उधर से थोड़ी ज्यादा हल्ला आ रही थी बगल वाले रूम से, इसलिए मैं गया था गेट लगाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको कहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि तो जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो मेरा a इंटू बी कितना आ गया? 204। अब बोल रहा दोस्तों इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो इसका दोस्तों व्युत्क्रम क्या होगा? a का 1/a है ना, और b का क्या होगा? चलिए मैं इसे यहाँ पे बता देता हूँ। a का क्या होगा दोस्तों? 1/a और b का दोस्तों क्या होगा? 1/b। अब चलिए इसे हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। ए और बी का एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? बी प्लस ए। देखिए बी प्लस ए बोलिए तो ए प्लस बी कितना है दोस्तों? 72। और ए बी दोस्तों कितना निकल के आ गया है? 204। अब इसे काट पीट दीजिए जो करना है आपको, ठीक है। 4 से दोस्तों 18 बार में कटेगा, 4 × 5 = 20, 4 एकम 4, ठीक है। 51 हो गया यहाँ पे। अब भी दोस्तों इसे और काट दीजिए 3 से, 3 × 6 = 18, 3 × 17 = 51, यानी कि 6/17। आपको कौन सा विकल्प में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल मैंने आपको इसके बेस्ट बताया था कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आज मैंने थोड़ा सा उससे एक स्टेप एडवांस ले लिया क्वेश्चन में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब 12 से विभाज्य का मतलब आपको ये जरूरी नहीं कि आपको 12 का टेबल आना चाहिए। 12 से संख्या वही विभाज्य होगी जो संख्या 3 और जो संख्या 4 दोनों से विभाज्य हो। तो दोस्तों आपको ऐसे में देखना होगा कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य हो रही है और कौन सी संख्या 4 से विभाज्य हो रही है। ऐसे में दोस्तों इसका एक ट्रिक होता है कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो संख्या दोस्तों 3 से विभाजित तभी होगा जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। और दोस्तों कोई भी संख्या 4 से विभाजित तब होती है जब उस संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित हो, ठीक है। तो चलिए हम इस तरह से सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर आप आइएगा ऑप्शन संख्या 1 में, अब उसके देखिएगा दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट 12 क्या 4 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। आइए चलिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी का भी 12 है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन 4 से कट रहे हैं। अब मुझे देखना होगा कि कौन सी संख्या 3 से मल्टीपल है।
तो 3 से मल्टीपल को चेक करने का नियम मैंने आपको बताया कि उसके अंकों की संख्या को जोड़ना है, और जो उसके अंकों की संख्या का योग होगा अगर वो 3 से कट जाएगा तो यानी पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आप 1 आइए। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों 9 3 12, 12 4 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, यानी कि ऑप्शन संख्या ए के अंकों का योग 19 है। तो क्या 19 3 से कटता है? बिल्कुल नहीं। चलिए हम लोग आते हैं ऑप्शन संख्या बी में। ऑप्शन संख्या बी के चलिए हम लोग अंकों को जोड़ करते हैं। तो 6 3 9, 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, क्या 16 3 से कटता है? बिल्कुल नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन संख्या सी में। 7 3 10, 10 4 14, ठीक है, 14 और 1 15, 15 और 2 17, क्या 17 3 से कटता है? बिल्कुल नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। चलिए हम उसे भी चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 11 4 15, 15 और 1 16, 16 2 18, 18 क्या 3 से नहीं कटता है? बिल्कुल कटता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से तुरंत ही कुछ ही माइक्रो सेकंड नहीं, कुछ मिनी सेकंड बोलेंगे, उसमें से आपको चेक करना है। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग दोस्तों पूछ रहा है। देखिए दो संख्या मान के चलिए कि अगर एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो दोस्तों इसका दिया हुआ कितना 40 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60। अब आपको एग्जाम में सोचना नहीं है कि ऐसा कौन कौन सा संख्या होगा जिसको जोड़ने पर 40 आएगा, और ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको जोड़ने पर गुना करने पर 60 आएगा। तो आपको इस तरह से दिमाग नहीं लगाना है। आपको दोस्तों इसमें से पूछा है एग्जामिनर कि इन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी कि x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, और y का दोस्तों व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/y। चलिए हम इनका एलसीएम निकालते हैं। xy का xy हो जाएगा और इधर y प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों y प्लस x कितना दिया हुआ, अब इसे y प्लस x बोलिए या तो x प्लस y बोलिए, कितना दिया हुआ दोस्तों 40 है ना, और एक्स वाई कितना दोस्तों दिया हुआ 60, क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 दिया 60, तो 2/3 आपको कौन से विकल्प में दिख रहा है? तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं बहुत सारे क्वेश्चन को लाया हूँ, मैं ज़्यादा आपको नहीं बताता इसलिए क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और बहुत सारे लोग को तो मैथ फोबिया हो रखा है कि नहीं मुझे मैथ तो पढ़ना ही नहीं। आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आपका हर एक सेशन से बहुत सारे डाउट दूर होंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, ये दोस्तों सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। मैं इसे लिख देता हूँ बोर्ड पे। इसमें दोस्तों n का वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों अगर किसी भी जो रूट होता है ना दोस्तों, ये जो रूट होता है दोस्तों, ये किसी भी संख्या के पावर में 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मेरा प्राथमिकता होगा कि इस 625 को भी 5 के बेस में तोड़े, इस 625 को भी 5 के बेस में तोड़े। तो क्या 5 को 625 के जो 625 को 5 के बेस में तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है दोस्तों। हम 625 को 5 का पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। कितना हुआ दोस्तों? चलिए हम इसे आपको बता देता हूँ। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 क्या जो हो जाएगा 25 25 25 125 25 625। अर्थात हम दोस्तों इस संख्या को लिख सकते हैं 5 इंटू n, और दोस्तों इस रूट के बदले में हम इसे पावर में 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू दोस्तों 5 के पावर में 4। दोस्तों सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो आपका दोस्तों एक रूल है उसमें कि अगर दो संख्याओं का बेस बराबर होगा और अगर ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल साइड में होंगे, एक होगा दोस्तों राइट साइड और एक होगा दोस्तों लेफ्ट साइड में, लिख लीजिए इससे a का पावर n बराबर, अगर a का पावर n दिया हुआ है तो ऐसे में दोस्तों m बराबर भी n हो जाता है। आप इसे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मेरा बेस बराबर हो गया तो इसका पावर भी मेरा इक्वल हो जाएगा, यानी कि n बाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए n/2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। तो n बराबर दोस्तों मेरा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। आपको ऐसा कौन सा विकल्प में दिख रहा है? तो विकल्प संख्या सी में दिख रहा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय भी ज़्यादा हो रहा है, मैं जो और क्वेश्चन लाया हूँ
बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे कर पाइएगा। माना कि आपको भिन्न का जोड़ आ रहा है, माना कि आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन टाइम तो आपके हाथ में नहीं है ना भैया। अगर आपके हाथ में टाइम नहीं है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्लास लेने की ज़रूरत होगी ही होगी, आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत होगी ही होगी। तो चलिए देखिए इस तरह के दोस्तों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए अगर आप इसका देखिएगा फर्स्ट टर्म 1/5 × 8, दोस्तों 5 और 8 के बीच में कितना का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 3 का डिफरेंस। दूसरा में अगर जाइएगा 1/8 × 11, 8 और 11 में भी 3 का डिफरेंस है, 11 और 14 में भी 3 का डिफरेंस है, और 14 और 17 में भी 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको इसी तरह से क्वेश्चन सेट करके देगा, ना कि आप सेट कोई किसी भी प्रकार के दे देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पैटर्न फिक्स होता है। चलिए हम इसका दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं, और इसका दोस्तों सॉल्यूशन करने का हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बट्टे में डिफरेंस। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों फर्स्ट टर्म आपको क्या लेना है, तो 1/5 लेना है, ना कि पूरे 1/5 × 8 लेना है। ठीक है, क्या लेना है, 1/5 लेना है, माइनस लास्ट टर्म क्या है, तो 1/17 है। ठीक है, कितना, 1/17 है, और बट्टे में दोस्तों डिफरेंस कितना का हो रहा है, तो 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस हो रहा है, 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस हो रहा है, आधे में सभी में डिफरेंस कितना का हो रहा है, तो 3 में, तो बट्टे में आपको 3 कर देना है। अब इसे आपको सॉल्यूशन कर देना है। 17 कम 17 में से 5 चला गया तो कितना बच गया भैया, 12/85 इंटू 3/1 का 1/3, तो 3 चक 12 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 4/85। ऐसा कौन सा विकल्प में है आपको 4/85, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के पेज को आप एक बार ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा। मैं उसमें बहुत सारे साइंस का टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है, रीजनिंग भी मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है, और स्टैटिक जीके भी बहुत पढ़ाया हुआ है, और बहुत काफ़ी डीपली मैंने पढ़ाया है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप कैसे कीजिएगा दोस्तों। इन सारे जो आपको दिख रहा है 777.1/5 प्लस 777.2/5, आप इसमें से पहले 777 को कॉमन ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा, 777 को कॉमन ले लीजिएगा और प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों कितना मेरा बच गया, 1। चलिए मैं इसे मार्कर चेंज करके ले देता हूँ, कितना बच गया मेरा, सॉरी दोस्तों, ये कितना बार है दोस्तों, 777 4 बार है ना। अब इन्हें गुना 4 कर दीजिएगा और प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कितना बच रहा है, तो 1/5, उसके बाद कितना 2/5, फिर 3/5 और 4/5 बच रहा है ना। अब 777 में से अगर आप 4 को गुना कीजिएगा, कितना दोस्तों आ रहा है, 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 7 28 2 30 के 0 हाथ में 3 है ना, 4 7 28 28 और 3 31, और इधर दोस्तों प्लस में करके इधर कितना आ रहा है, सबका दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और इधर 1 2 3 3 6 6 4 10, यानी कि 10/5 इक्वल टू 2, यानी कि 3108 में से 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3110। और आपको ऐसा कौन सा विकल्प में दिख रहा है, तो विकल्प डी में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मेरा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ कि चूँकि मैं मेहनत करता हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चाहे तो नहीं भी कीजिएगा, जैसा जो आपका मन रहेगा। तो चलिए मैं पुनः एक बार मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि कौन कहता है कि सफलता लक्ष्य से मिलती है। अगर आग आपकी मेहनत में हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो दोस्तों आज का क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार देखने के लिए। बाकी आप मेरे चैनल को जो भी करना है कर लीजिएगा। थैंक यू।